हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आज आप लोगों को पीआर यादव के एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाए थे, सारे एमसीक्यूज 95 तक एमसीक्यू हम पीआर यादव की बुक के सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो एक बार जाके देख लें, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हम 96 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोलना चाहता है 96 क्वेश्चन? इट्स blackened decomposing tissue that is devoid of blood circulation is known as। इसका मतलब है काले। ब्लैक एंड माने होता है काले। डिकम्पोजिंग का मतलब होता है जो यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उस टिश्यू के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गैंग्रीन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गैंग्रीन। अब गैंग्रीन होता क्या है वो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है बुक में। गैंग्रीन मीन्स नेक्रोसिस ऑफ डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यूज का खत्म हो जाना या मर जाना। रिजल्टिंग, इससे क्या नतीजा होता है? फ्रॉम डेफिशिएंट ऑफ एब्सेंट ब्लड सप्लाई। किसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि ब्लड की सप्लाई उस टिश्यू तक जा ही नहीं पा रही है। इसी वजह से ब्लैक एंड और डिकम्पोजिंग टिश्यू फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो 97 क्वेश्चन पर अब चलते हैं। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉन्जेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ अ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन इज। मतलब होता है जन्मजात अनुपस्थिति या सामान्य शरीर छिद्र या ट्यूबुलर अंग का बंद होना क्या कहलाता है? वो अट्रेसिया कहलाता है। एक्सप्लेनेशन को देखो। अट्रेसिया क्या है? एक कॉन्जेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ द नॉर्मल बॉडी ओपनिंग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जन्मजात अनुपस्थिति या सामान्य शरीर छिद्र या ट्यूबुलर अंग का बंद होना ही अट्रेसिया कहलाता है। 98 क्वेश्चन को देखिए। 98 क्वेश्चन बोल रहा है हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? ऑप्शंस क्या है? एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने दिया था, विलियम हार्वे ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, या ग्रेगर मेंडल ने दिया था। आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। 19 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था, 7 में पूछा गया था, 19 में फिर मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया होगा, और 9 टू 10:30 यानी कि 9 से जो 10:30 वाली शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 19 में। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। द लॉ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? वो दिया था ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्ली प्लांट। और किस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? पी। पी यानी कि मटर के पौधे पर। He explained the way in which traits are passed from one generation to the next generation। अब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रेड जा रही है उसके बारे में उन्होंने बताया था। द लॉ ऑफ गवर्निंग द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ डोमिनेंट आर द रिसेसिव ट्रेट्स। वो रिसेसिव ट्रेट बने। उन्होंने रिसेसिव ट्रेट के बारे में भी बताया, डोमिनेंट ट्रेट के बारे में भी बताया था। और उन्होंने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट। ये 3 लॉ किसने दिए थे? ग्रेगर मेंडल। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। अब बताओ ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो म्यूकस के अंदर प्रेजेंट होता है? उसका नाम है म्यूसिन। म्यूसिन किस तरीके का प्रोटीन होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि म्यूकस के अंदर पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। 100 question is the analysis of pattern of LOCI मतलब loci of structures within the body plan of an organism that form basic taxonomic categorization। माफ कीजिएगा, कैटेगराइजेशन इज। तो इसका मतलब है किसी जीव की शारीरिक योजना के भीतर संरचनाओं के लोकी, लोकी मतलब होता है स्थान के पैटर्न का विश्लेषण जो वर्गीकरण के आधार पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या है इसके? कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी या फंक्शनल मॉर्फोलॉजी। आंसर है इसका कॉम्परेटिव मॉर्फोलॉजी। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट रिगार्ड ऑफ फंक्शन कॉल्ड मॉर्फोलॉजी।
उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस तरीके की ब्रांच है जो कि जिसमें हम उसके अंदर के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऐसी ब्रांच है एनाटॉमी की, मॉर्फोलॉजी की, जिसमें हम लोग डील करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी जीव के बारे में उसकी संरचना की जानकारी को लेना ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। कॉम्पिटिटिव मॉर्फोलॉजी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव मॉर्फोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ पैटर्न ऑफ द लोकस ऑफ स्ट्रक्चर। लोकस ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उस स्थान, उस संरचना के स्थान की जानकारी होना। जैसे कि कोई आपका ऑर्गन है, वो कहाँ पर है, किस एरिया पर है, किस जगह पर है, उसके बारे में पढ़ना समझना। बॉडी प्लान ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म ऑफ बेसिक टैक्सोनॉमल कैटेगराइजेशन, और उसका वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ये रहा 100 क्वेश्चन। इसका आंसर क्या था? कॉम्पिटिटिव मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 101 क्वेश्चन पर। 101 क्वेश्चन बोल रहा है, लार्ज heaped up mass of scar tissue develop and extending beyond the wound surface is known as। अब इसका मतलब है कि बड़ा, बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, ऐसा स्कार, स्कार माने दाग या निशान, जो टिश्यू से डेवलप होकर बढ़ रहा है। अब इसको सीधे सीधे मैं अगर अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके घाव हो गया है या किसी पेशेंट के कोई घाव हुआ है, घाव के आसपास बहुत मोटी परत की टिश्यू जो है वो डेवलप हो गई है और बढ़ रही है, उसको हम क्या, किस नाम से जानते हैं? एक्ने स्कार कहेंगे उसे, कॉन्ट्रैक्चर स्कार कहेंगे, या पेट्रोपिक स्कार कहेंगे, या किलॉइड्स बोलेंगे? उसे हम लोग किलॉइड्स कहते हैं। किलॉइड्स होते क्या है? किलॉइड्स होते हैं एक्सपेरेंट, एक्सपेरेंट माने होता है जानदार स्कार, ठीक है, जिनमें जान होती है। दैट फॉर्म्स एट द साइट ऑफ एन इंजरी और एन इंसिजन एंड स्प्रेड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ द ओरिजिनल लेसन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसके आजू बाजू जो है वो एक तरीके का जो घाव है ना, घाव के आजू बाजू जो है वो मोटी परत बन रही है, उसी को हम लोग किलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करती हूँ ये 101 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 102 क्वेश्चन देखते हैं अब। विच प्रोटीन, ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, जो कि उसके फंक्शन पर क्लासिफाइड है? बताओ कौन सी प्रोटीन है वो? फिब्रस प्रोटीन, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और सिंपल प्रोटीन। आंसर इसका प्रोटेक्टिव प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अब प्रोटेक्टिव प्रोटीन का एग्जाम्पल है आईजी, क्लॉटिंग और फैक्टर। साइटोलिटिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है एंजाइम्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है कोलेजन और इलास्टिन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का एग्जाम्पल है मायोसिन और एक्टिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। रेगुलेटरी प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा? रेगुलेटरी प्रोटीन हार्मोन से रिलेटेड होता है, जैसे कि इंसुलिन। जेनेटिक प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है हिस्टोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन शेप, क्लासिफिकेशन मतलब उसको क्लासिफाई किया गया है उसके शेप के आधार पर, फिब्रस प्रोटीन के आधार पर और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के आधार पर। क्लासिफिकेशन इज प्रोटीन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, कंपोजिशन किस तरीके से बना हुआ है, सिंपल है, कॉन्जुगेटेड है, या ड्राइव प्रोटीन है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? प्रोटेक्टिव प्रोटीन। अब बात करते हैं 103 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 103 क्वेश्चन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज द आंसर ऑफ 103 क्वेश्चन। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन है इसका, अमाइनो एसिड इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर आर हेल्ड टुगेदर इन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब होता है अमाइनो एसिड एक प्राथमिक संरचना है जो कि क्या कर रहा है, मतलब अमाइनो एसिड एक ऐसी प्राथमिक संरचना है जो जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड से और अमीनो एसिड से, के एक साथ आयोजित किए जाते हैं। Amino acid is the primary structure are held together in linear sequence of amino acids by the peptide bond। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है या जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की माध्यमिक संरचना जो प्रोटीन के स्थान का त्रिआयामी रूप है। त्रिआयामी रूप का मतलब है थ्री डायमेंशनल रूप है। ठीक है,
तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 104 क्वेश्चन पर चलते हैं। आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब बताओ ऐसा कौन सा है एटम जिसका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोहेबिट्स या आइसोथर्म्स। इसका आंसर आइसोबार है। आरआरबी स्टाफनर्स में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन के नाम पर ये क्या बता रहे हैं? टू और मोर केमिकल बॉडीज, दो और दो से अधिक केमिकल बॉडीज हैविंग द सेम एटॉमिक वेट, उनका सेम एटॉमिक वेट होता है और मास भी होता है, पर डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर, पर एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होता है, उसी को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। 105 क्वेश्चन है। जर्म लाइन जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी होती क्या है? ऑप्शंस क्या है इसके? नॉट हेरिटेबल, सोमेटमाइज, हेरिटेबल, हेरिटेबल या अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी, अनरिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी। इसका आंसर है हेरिटेबल। ये भी आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जर्म लाइन जीन थेरेपी इन्वॉल्व द मॉडिफाइंग of defective gene in the sperm and the access to the get of further offspring children with healthy modified genes। मतलब वो क्या कर रहा है? मॉडिफाइड डिफेक्टिव जीन को, अच्छे डिफेक्टिव जीन को और या फिर स्पर्म को भी और एग सेल्स को भी वो अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा है ताकि क्या हो? अच्छे बच्चे पैदा हो, मतलब हेल्दी बच्चे पैदा हो। अच्छे बच्चे से मतलब है कि हेल्दी बच्चे, हेल्दी बेबीज पैदा हो। फॉरेन डीएनए क्या होता है? डीएनए मतलब जीन आर इंटीग्रेटेड इनटू द सेल बाय यूजिंग अ वेक्टर, किसी वेक्टर के द्वारा, और जिसमें कैरियर डीएनए है जैसे कि वायरस। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हेरिटेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन से हैं इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रोड, न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रोड अलोन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एनी ऑफ द पार्टिकल्स दैट कलेक्टिवली मेक अप द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियॉन, उन्हें हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। 107 क्वेश्चन क्या है? टिश्यू इज द हिस्टोपैथोलॉजी आर कैरिड आउट इन। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डिसीज। तो क्या है इसका आंसर? 10% ऑफ ब्यूफिट फॉर्मेशन करना। जेनेटिक एक्सचेंज process in which donor DNA is introduced to recipient via virus is। ऑप्शंस क्या है इसके? ट्रांसक्रिप्शन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन। इसका आंसर ट्रांसडक्शन है। अब ट्रांसडक्शन होता क्या है? ट्रांसडक्शन इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इन द बैक्टीरिया इन विच, बैक्टीरिया के अंदर जिसमें क्या हो रहा है? डीएनए इज कैरीज फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया तक पहुंचाने के लिए जो किया जा रहा है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा। इस जैसे कि ए वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, एक वायरस जो है वो इन्फेक्ट, मतलब इन्फेक्ट किससे पे कर रहा है? एक बैक्टीरिया पे कर रहा है। तो इसका आंसर ट्रांसडक्शन है। 109 क्वेश्चन क्या है? द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पिस इज लाइकली टू लीड टू। कैस्पिस का मतलब होता है प्रोटीन। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है इसके एपोप्टोटिक सेल डेथ, एपोप्टोटिक सेल डेथ, ब्लड कोagulation, माइटोटिक सेल डिवीजन, जीआई एंड एस फेज ऑफ सेल साइकिल। आंसर इसका है क्या? एपोप्टोटिक सेल डेथ हो जाना। कैस्पस इज अ प्रोटीन दैट रेगुलेट द प्रोगमेंटेड सेलुलर डेथ। एपोप्टोसिस, इसी का मतलब एपोप्टोसिस होता है। अब ये बताओ कि पाइकोनाइसिस क्या होता है? तो ऑप्शंस क्या है इसके? न्यूक्लियर बेसोफिल्स, न्यूक्लियर श्रिंकेज, न्यूक्लियस डिस्टिंग्विश, न्यूक्लियर डिस्टिंग्रेशन। तो पाइकोनाइसिस होता है द जनरेशन ऑफ अ सेल इन विच द न्यूक्लियस श्रिंक इन इनर साइज, मतलब ऐसी सेल जो छोटी हो जाए, श्रिंक माने छोटी हो जाए साइज के अंदर। द क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड स्ट्रक्चर मास कॉल्ड द पिंकोसिन, यानी कि पिंकोसिन माने थिकनेस। या तो मतलब छोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, कोई चीज बड़ी है उसको तुमने मोड़ दिया तो वो एकदम मोटी तो हो ही जाएगी, छोटी होगी तो मोटी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूक्लियर श्रिंकेज। 111 यानी कि 111th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एक्टोपिक रेस्ट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। एक्टोपिक रेस्ट क्या होता है नॉर्मल टिश्यू का? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं
कोरिस्टोमा, कोरिस्टोमा होता क्या है? कोरिस्टोमा को हेटेरोटोपिया भी बोलते हैं, हेटेरोटोपिया। ये क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ क्लस्टर ऑफ नॉर्मल सेल इन एन एबनॉर्मल लोकेशन, किसी भी एबनॉर्मल लोकेशन पर एक क्लस्टर मतलब टूटे हुए टुकड़े टिश्यूज के और सेल्स के कहीं और जुड़ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू यानी कि क्रिस्टोमा भी बोलते हैं। और मेनली ये हो सकता है एड्रेनल ग्लैंड पर भी फाउंड कर सकते हैं या फिर ओवरीज पर भी फाउंड कर सकते हैं। जैसे कि अब आप लोगों ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सुना होगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो फीटस होता है वो मोस्ट कॉमनली फ्लोपियन ट्यूब पर जाकर अटैच हो जाता है, उसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ पे एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू यानी कि नॉर्मल टिश्यू जो होता है वो किसी भी जगह जाके चिपक जाना, उसको हम लोग कोरिस्टोमा बोलते हैं। ठीक है। 112th क्वेश्चन है, व्हाट डज पैथोफिजियोलॉजी प्राइमरली स्टडी? पैथोफिजियोलॉजी प्राइमरी स्टडी का आंसर है द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल चेंज दैट अकर्स इन द बॉडी ड्यू टू डिसीज। द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल चेंज दैट अकर्स इन बॉडी ड्यू टू डिसीज, किसी बीमारी के कारण किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर और फंक्शनल में चेंज आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता हुआ, कल हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में। तो जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस क्लास में देखी है तो वो जाके पूरी पूरी क्लास देख लीजिए, और जो बच्चों को पीडीएफ चाहिए पूरी का तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या अगर आपको कोई और डिसीज कंडीशन या कोई प्रॉपर फुल्ली वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।